So the next chemical properties of अल्काइल हैलाइड्स। मोनोहैलाइड हम पढ़ रहे हैं, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देगा, फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ टुडे वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब अभी तक हमने उनको बनाना सीखा कि हम किस किस से उनको बना सकते हैं। अल्कोहल से बना सकते हैं, अल्केन से बना सकते हैं, एल्कीन से हम हेल्केन और अलग अलग तरीके बना सकते हैं। फ्लोराइड भी बना सकते हैं, क्लोराइड भी बना सकते हैं, ब्रोमाइड भी बना सकते हैं, आयोडाइड भी बना सकते हैं, हैलोजन को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ये सब बना तो लिए एज ए इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर मान लीजिए हमें कोई इंडस्ट्री खोलना है हेलो अल्केन्स बनाने के लिए, तो क्यों खोलेंगे? तो इस क्यों का आंसर इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे है कि इनका क्या बायोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इनकी इंडस्ट्री क्यों खोलना चाहिए या मुझे क्यों केमिकल साइंस या केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहिए, कि इससे क्या फायदा होगा। ये सब पढ़ोगे तो केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत बेनिफिट मिलेगा, इसलिए इंपॉर्टेंस को पढ़ना चाहिए। अब इनकी किस किस से रिएक्शन करा सकते हैं और इनसे क्या बना सकते हैं। जब इनको बना लिया तो इनको और आगे कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। वो केमिकल प्रॉपर्टीज का जो एरिया है वो पूरा जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़ी हुई है। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले 11th क्लास का जीओसी में टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जरूर पढ़ना। मतलब सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। स्पेशली सब्स्टिट्यूशन आपको आना चाहिए। मैं कुछ की पॉइंट सब्स्टिट्यूशन की रिवाइज कराऊंगा, वो रिवीजन का एक सेक्शन रखूंगा जहां मैं सब्स्टिट्यूशन रिवाइज करूंगा, बट नॉट इन फुल डिटेल, वो अपने को वहां पर देंगे। सो केमिकल प्रॉपर्टीज का पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं। सारी केमिकल प्रॉपर्टी, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी है हैलोअल्केन्स की, उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एसएन रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। They can easily shows nucleophilic substitution. Second, elimination. Elimination को मैं नाम दे रहा हूँ, जो नाम आप सबने सुना है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। सीधी सी बात है, हेलो अल्केन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इनमें हेलोजन तो ऑलरेडी है, तो हेलोजन के साथ में हाइड्रोजन मतलब HX का रिमूवल होगा। एंड थर्ड कैटेगरी है रिएक्शन विद मेटल। ये क्या लिखा है मेरे बोर्ड पर, ये जो है 3 कैटेगरी, ये 3 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी शो करती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रिएक्शन विद मेटल। वन बाय वन करके हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी आप क्या कर सकते हो एज ए स्टूडेंट, एक बड़े से ब्लैंक पेज पे इसको बनाकर और इनके अंदर सब पार्ट भी बना सकते हैं। यहाँ बनेंगे सब पार्ट, यहाँ बनेंगे सब पार्ट, यहाँ कोई सब पार्ट नहीं। जैसे रिएक्शन विद मेटल का मैं बना के दिखाता हूँ। रिएक्शन विद मेटल में आएगा रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। Reaction with sodium is known as Woods reaction. ठीक है। Reaction with magnesium or method of formation of Grignard reagent, most important, most. Reaction with, ये with का सिंबल है भाई, ये जो सिंबल का नाम है with, reaction with lithium, Li। ये 3 मेटल के साथ हम रिएक्शन इसके अंदर देखेंगे। तो इसलिए फ्लो चार्ट को याद करने से फायदा ये आपको याद आएगा कि मैं हेलो अल्केन की सोडियम से रिएक्शन करा सकता हूँ, मैग्नीशियम से करा सकता हूँ, लिथियम से करा सकता हूँ। ये 3 रिएक्शन इसके अंदर करते हैं। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये वाला पार्ट हमें स्टडी करना है। ये पूरा फ्लो चार्ट बनाने के बाद हम निकालेंगे एसएन रिएक्शंस। एसएन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ रिवीजन, क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। ये निकलेगा द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वन न्यूक्लियोफाइल बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है,
अब ये क्वेश्चन मत करना कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पता होना चाहिए। और न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, दे हैव लोन पेयर, जबकि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। सो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज होता है, तो एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा। तो डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन के बाद टाइप। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की होती है, SN1 SN2, SN1 एंड SN2। SN1 1 का मतलब है यूनिमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 2 का मतलब है बाइमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो SN1 SN2, ठीक है, ये इसमें टाइप। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, SN1 में क्या डिफरेंस है और SN2 में क्या डिफरेंस है, ये दोनों में डिफरेंस पढ़ना बहुत जरूरी है कि इनका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, ये किस प्रिंसिपल पे बेस करता है। तो डेफिनेशन के बाद टाइप, पर इनका डिफरेंस कब समझ में आएगा जब हमें कार्बोकैटायन के बारे में पता, किसके बारे में, कार्बोकैटायन, और कौन SN1 दे सकता है और कौन SN2 दे सकता है, इनकी कंडीशंस दोनों की क्लियर होना चाहिए। इसके साथ यूनिमोलेक्युलर वर्ड क्यों लगाया, इसके साथ बाइमोलेक्युलर वर्ड क्यों लगाया, ये डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, इस पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन का संबंध केमिकल काइनेटिक्स से, इसलिए ये वाला सेक्शन अभी कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसका रिएक्शन से कोई संबंध नहीं है। आप अगर ये नहीं पढ़ोगे तो क्या एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं, सब बन जाएंगे, बोर्ड प्रीवियस बन जाएगा, कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन बन जाएंगे, कॉम्पिटिटिव के कुछ क्वेश्चन में दिक्कत जाएगी, नहीं बोर्ड जेईई प्रीवियस से नी प्रीवियस में इतनी दिक्कत नहीं जाएगी। ये इसका मीनिंग केमिकल काइनेटिक्स के साथ रिलेट करके हम देखेंगे, दैट विल सी। इसलिए यहाँ फोकस अभी नहीं करूँगा, मेन फोकस है कि SN1 कौन देता है, SN2 कौन देता है, दोनों का हमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि SN1 SN2 पे, तो उसके डिफरेंस पे आ जाओ, वो डिफरेंस हमें देखना है। SN1 वर्सेस SN2। सबसे पहला जो डिफरेंस है SN1 में, SN1 का होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ये सिर्फ ध्यान रखने के लिए है, इसके पीछे भाई लगाकर अभी अपना दिमाग नहीं लगाना है। Here rate of reaction is directly proportional to only reactant. रेट ऑफ रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट के बनने की रेट, वही रेट ऑफ, रेट मतलब क्या हो गया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पर सेकंड कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बन रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ रिएक्टेंट, रिएजेंट पे डिपेंड नहीं। लेकिन यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन जो है ROR, रेट ऑफ रिएक्शन ROR, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज रिएजेंट। ये रिएजेंट, ये रिएक्टेंट है, यहाँ लिखा हुआ जो है वो रिएक्टेंट, और ये रिएजेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और जो अटैक कर रहा है, यानी हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों। तो देखो इसकी रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब दोनों पे डिपेंड करेंगे। जैसे अगर कोई इंडस्ट्री है और हमने इंडस्ट्री में ऐसा बोला कि अगर डायरेक्टर अगर रोज आएगा मुझे में तो इंडस्ट्री इतना प्रॉफिट कमाती है, फिर अगर डायरेक्टर नहीं आ रहा तो घाटा हो रहा है, मतलब वो इंडस्ट्री डायरेक्टर पे डिपेंडेंट है। और वहीं एक इंडस्ट्री है कि नहीं सिर्फ एम्प्लॉय आ गए तो चल जाए, तो जो पहली इंडस्ट्री है जिसमें डायरेक्टर और एम्प्लॉय दोनों होना चाहिए, तो वहां दो लोगों पे डिपेंडेंट इंडस्ट्री, इतनी प्रोडक्टिविटी, इतना प्रॉफिट। और एक इंडस्ट्री ऐसी जिसमें एम्प्लॉय ही सारा काम चला लेते हैं, उनकी डायरेक्टर आए या नया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट करता है। वाई आपके मन में आ रहा होगा तो उसको अभी दबा के रखना है टिल जब तक केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ लेते। हाँ, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म होता, बोर्ड के सामने होते क्लास होता तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, यहाँ इतना टाइम स्पेस में नहीं तुम्हारा। कौन SN1 रिएक्शन देगा? द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ये जो देता है वो है 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन।
यहाँ कार्बोकेटाइन का क्यों रोल है? क्योंकि यहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है जिसे बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो हियर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अगर आप भी अपने नोट में शॉर्ट में लिखोगे तो गड़बड़ है, आपको पूरा स्टेप में लिखना है। In SN1 type of reaction intermediate carbocation is produced. No intermediate, ये तीसरा डिफरेंस। यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रिन, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। No formation of any reaction intermediate, यहाँ कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। अब इसको रिएक्शन के फॉर्म में भी देखेंगे, पहले डिफरेंस पढ़ रहे हैं। फोर्थ डिफरेंस क्या है? डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन के बाद टाइप लिखना है, टाइप के बाद ये डिफरेंस लिखना है इसके नीचे, ठीक है? ऐसा नहीं कि तुमने भी नोट्स में इसके ऊपर लिख लिया साइड, ये उसके नीचे आएगा। मेरे पास बोर्ड पे स्पेस को यूज कर रहा है, इसलिए जो फोर्थ डिफरेंस है यहाँ इंटरमीडिएट बनने वाला प्रोडक्ट, हियर रेसमिक प्रोडक्ट इज फॉर्म। कहाँ product will be racemic mixture। रेसमिक मिक्सचर से मतलब क्या हो? प्लस और माइनस दोनों। डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्रोडक्ट भी बनेगा, लेवोरोटेटरी। जब दोनों बनते हैं तो उसे बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, ठीक है? यहां क्या होता है? इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। inversion will be dextrose। मतलब क्या? अगर रिएक्टेंट डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो प्रोडक्ट लीवोरोटेटरी होगा, which is known as Walden inversion। SN2 में होने वाले इन्वर्जन को क्या बोलते हैं? Walden inversion या फिर umbrella inversion। Such type of inversion is known as Walden inversion, इसे Walden inversion या umbrella inversion। umbrella inversion ये की डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस। लास्ट एंड फिफ्थ डिफरेंस, SN1 रिएक्शन इज फेवर इन पोलर मीडियम। इसके लिए मीडियम कैसा चाहिए? पोलर भी दो तरह के होते हैं, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। जैसे मेरे पास वाटर है, तो वाटर कैसा है? पोलर प्रोटिक है, क्योंकि उसमें पोलरिटी ड्यू टू प्रोटॉन है H+। और कुछ ऐसे मीडियम होते हैं जो पोलर होते हैं बट बिना प्रोटॉन के, बिना प्रोटॉन के। जैसे मान लीजिए मेरे पास है अपना क्या बोलते हैं, ये पोलरिटी के लिए हम उसको ले लें एसिडिक एसिड या डाइमिथाइल फ्लोराइड। अब जो डाइमिथाइल फ्लोराइड है, डाइमिथाइल फ्लोराइड DMF, तो ये DMF जो है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब पोलर तो है, उसमें प्लस माइनस है, लेकिन प्रोटॉन की वजह से नहीं। तो SN1 में पोलर मीडियम रिक्वायर्ड, कैसा चाहिए? और SN2 में नॉन पोलर मीडियम। अब SN1 में पोलर मीडियम क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं। यहाँ तो बॉन्ड ब्रेक, इसमें बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है, इसमें कोई बॉन्ड की ब्रेकडाउन नहीं है। सो दिस इज अबाउट डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा SN1 का, एक एग्जांपल दूंगा SN2। दोनों की रिएक्शन हम करके देखेंगे, दोनों को लिखूंगा, एक तरफ SN1 एक तरफ SN2 विद एग्जांपल विद मैकेनिज्म, पूरी स्टेप बाय स्टेप बुझिए कि नेट रिएक्शन क्या है और उसका मैकेनिज्म, उसका मैकेनिज्म। तो ये लिखने के बाद डेफिनेशन, डिफरेंस के बाद आएगा एग्जांपल ऑफ SN1 या मैकेनिज्म भी बोल सकते हो, मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड मैकेनिज्म ऑफ SN2।
क्लियर है? सो यहाँ पर ये हमारा पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन एंड डिफरेंस कंप्लीट हो जाता है. देन वी विल सी अबाउट द मैकेनिज्म. ओके, स्टार्ट. So mechanism of SN1 reaction. जैसे mechanism difference between SN1 SN2 में देखा. SN1 में रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है. वहाँ सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है. रेस्पिंग मिक्सचर बनता है. ये कैसे है ना? वो डिफरेंस तब तक हमें समझ नहीं आएगा. अभी जो मैंने पढ़ाया डिफरेंस वो आपको क्या करना पड़ेगा और रटना पड़ेगा जब तक कि आप उसको प्रैक्टिकली देखो नहीं. सो रिएक्शन जब करवा के देखेंगे, ये रिएक्शन हम दो जगह देख सकते हैं. SN1 SN2 की यही बात हमने चर्चा की थी जब ल्यूकास रिएजेंट पढ़ाया था. द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल. अभी कहा था कि 3 डिग्री अल्कोहल SN1 दे रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल SN2 दे रहा है. और कहा था कि विद फॉर 3 डिग्री अल्कोहल नो नीड ऑफ एनी ल्यूकास रिएजेंट. अगर किसी ने याद किया होगा तो उसको याद आएगा. 3 डिग्री अल्कोहल के साथ 3 डिग्री अल्कोहल टेस्ट ट्यूब में लो, सिर्फ HCl डाल दो तो भी हेलो अल्केन बन जाएगा. 1 डिग्री अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट डालना पड़ेगा. जो मैंने क्वेश्चन बैंक दिए उसमें ऐसा एक क्वेश्चन लिखा है. तो रीजन ये है कि 3 डिग्री अल्कोहल SN1 रिएक्शन देता है, उसको बॉन्ड क्लीवेज के लिए किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं. तो व्हाट इज द स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म. सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी रिएक्शन का? मैकेनिज्म ऑफ एनी रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप वो होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. उससे क्या होता है? जनरेशन ऑफ पोलैरिटी या फॉर्मेशन ऑफ पोलैरिटी. पोलैरिटी क्यों चाहिए? बिकॉज पोलैरिटी और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको ऐसा भी कह सकता हूं, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड क्लीवेज. शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्पेस नहीं है इसलिए. बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है. पहले इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे. जब तक इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होगा चार्ज आएगा कहां से? ये सोडियम क्लोराइड Na पे प्लस चार्ज कैसे आया? जब ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया. लेकिन यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनमें कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता. तो फिर क्या करना पड़ेगी? हमको गद्दारी करना पड़ेगी. जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो क्या होगा? गद्दारी होगी. कुछ भी. तो जहाँ गद्दारी होगी, जितनी ज्यादा गद्दारी उतनी ज्यादा क्या आएगी? पोलैरिटी. ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको हर वो स्टूडेंट जिनको कॉम्पिटिटिव देना है बोर्ड में केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लेकर आना है. तो मैकेनिज्म के स्टेप्स पढ़ लिया. कोई भी रिएक्शन आपके सामने है, सबसे पहले देखो बॉन्ड ब्रेकिंग. 80% रिएक्शंस में आपको सिखा दूंगा बनाना कि रिएक्टेंट और रिएजेंट आपको पता हो तो प्रोडक्ट का बना दूंगा. सिर्फ 20% ही ऐसी रिएक्शन है एनसीईआरटी में जो आपको याद करना पड़ेगी. रिएक्टेंट भी, रिएजेंट भी और प्रोडक्ट भी. बाकी सारा अपना हम यहाँ से समझना शुरू करते हैं. मैं एक वही अल्कोहल का ही रिएक्शन ले रहा हूँ, यानी 3 डिग्री अल्कोहल ही ले रहा हूँ. क्या रिएक्शन है? ये 3 डिग्री अल्कोहल. अब मैं 3 डिग्री अल्कोहल टर्न ब्यूटाइल लेके इधर मिथाइल लगा रहा हूँ, इधर इथाइल लगा रहा हूँ और इधर प्रोपाइल लगा रहा हूँ. ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इस अल्कोहल को ऑप्टिकली एक्टिव बना रहा हूं. ये एक ऑप्टिकली एक्टिव क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल. जब इसकी रिएक्शन HCl से कराते हैं, ये H+ और ये Cl, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? देखो H+ OH, H2 निकल गया, आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया, Cl आ गया यहाँ पे. ठीक है. अब मैं C लिखूंगा तो घबराना मत. वो यहाँ पर एक CCH3, एक C2H5, एक C3H7. तो बार-बार ये ना लिखते हुए मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पर R1, R2, R3 ऐसा भी मेंशन कर सकता हूँ. इट्स वेरी इजी. तो R1, R2, R3 ध्यान रखना. मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना. टेक्स्ट बुक में यही रिएक्शन है लेकिन CH3, C2H5, C3H7 लगा के बताइए. मैंने उसकी जगह R1, R2, R3 लगा दिया. यहाँ भी आ जाएगा R1,
R2 R3 और H2। अब देखने में तो ये रिएक्शन बहुत सिंपल दिख रही है, मतलब हुआ क्या सर, इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस एक्सचेंज हो गए, प्रोडक्ट बन गया। काय का मैकेनिज्म की जरूरत ही नहीं, हम तो इजीली प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट सिर्फ काम का नहीं है, रिएक्शन यानी आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो साइंस आपने सिर्फ इधर रटने के लिए नहीं लिया। अगर ये इतनी आसानी से एक्सचेंज हो जाता तो ये तो आयनिक बॉन्ड बन गया, फटाफट निकल गया ना, जस्ट लाइक ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रही है कि नहीं? यस, इट अपीयर्स जस्ट लाइक अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड, बट इट इज नॉट अ डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। ये इतनी आसानी से ब्रेक नहीं हुआ, पहले इसको तोड़ना पड़ा। अब मैकेनिज्म शुरू हो रहा है, मैं स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूं, प्रोडक्ट पर आकर हमारी गाड़ी को रोकेंगे। ये नेट रिएक्शन है, ये रिएक्शन रिएक्टेड है, ये रिएजेंट है जिसमें ये न्यूक्लियोफाइल है, ये प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी रिएक्टेंट में क्या होगा? स्टेप 1 जो आपका as we know that all alkyl groups are electron donor, ये सब क्या है? दानवीर है ना, प्लस आई इफेक्ट, इसने इलेक्ट्रॉन इधर दिए, इसने दिए, इसने दिए, इन तीनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे और ऑक्सीजन कौन? विकारी, दूसरे नंबर का विकारी है, ठीक है। और अगर विकारी को बिन मांगे मिल जाए भीख, क्या होगा? छोड़ेगा अरे दुआ देगा ना। यस यस यस, बोलिए में बहुत सारी भूख लगी हो, पॉकेट में कहीं से पॉप आ जाए, मजा आ जाए, समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ से और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को उसने ऑक्सीजन में ट्रांसफर कर दिया कार्बन में। तो एरो पे ध्यान देना, R1 C। अब पहले कहाँ लिखा था, ये मत देखना छोटे बच्चे की तरह है ना, थर्ड क्लास में पहले तो वहाँ था, अब ये बदल के सही है, ठीक है, वो नहीं देखना। इन दोनों के इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की वजह से कार्बन पे पार्शियल प्लस और ऑक्सीजन पे पार्शियल माइनस, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, उससे क्या आया? प्लस माइनस। नाउ दिस बॉन्ड वी कैन इजीली ब्रेक। तो स्टेप 1 में क्या होगा? इन द स्टेप 1 ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और कार्बोकेटायन बनेगा R1C R2 R3 प्लस, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन प्लस, ठीक है। ये कार्बन पे प्लस है ना, ये बॉन्ड पूरा ब्रेक हो गया, OH माइनस क्या हो गया? बाहर हो गया। द स्टेप 1 इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अभी तो बोला सर आपने स्टेप 1 ये है, ये मेरे बनाए रूल है, एग्जाम में अगर मैकेनिज्म लिखना है तो स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बाय द ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड, दिस इज स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेप 1। ओके, अब इस कार्बोकेटायन पे अटैकिंग रिएजेंट मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है ना, अभी जगह खाली होगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या होता है? एक को हटाओ दूसरा है, उनमें अगर 4 चेयर है और चारों पे 4 आदमी बैठे हैं और पांचवा बैठना चाहता है तो एक तभी बैठ सकता है जब वो एक को हटाएगा, तो OH माइनस हट गया और नाउ Cl माइनस अटैक कर सकता है। अब ये जो Cl माइनस है, अभी हमें क्या दिखता है कि सर ये Cl माइनस सेम साइड से आ रहा है, लेकिन ये प्लस एक ही जगह नहीं होता। 3D में इमेजिन करो, कार्बन स्फेरिकल और ये प्लस चारों तरफ फैला हुआ है, तो जो आपका Cl माइनस है वो इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, मतलब वो चारों तरफ से आप अटैक कर सकते हैं। इसलिए सेम साइड प्रोडक्ट भी बन सकता है, अपोजिट साइड प्रोडक्ट भी बन सकता है, मतलब D भी बन सकता है और L भी बन सकता है। तो क्या बनेगा? रेसिप्रोक प्रोडक्ट बनेगा। स्टेप 2 अटैक ऑफ HCl न्यूक्लियोफाइल, यस या न्यूक्लियोफाइल लिखो ना, जरूरी थोड़ा कि हमारा यही रिएक्शन होगी, कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, कोई दूसरा रिएक्टेंट हो सकता है, इसलिए मैं ऐसे वर्ड लिख रहा हूं जो सबके अपना है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, यानी पहले बॉन्ड तोड़ो, कार्बोकेटायन बनाओ। अब कॉम्पिटिटिव वालों के लिए जब कार्बोकेटायन बनेगा तो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट भी देता है, अगर वो मोर स्टेबल हो सकता है तो, अगर वो मोर स्टेबल हो सकता है
तो वो रीअरेंजमेंट में जाएगा, अदरवाइज रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो ये अडेगा ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा उनका, ये अडेगा ऑफ न्यूक्लियोफाइल से क्या बन गया आपका फाइनली प्रोडक्ट बनकर तैयार। अब यहाँ से देखो OH माइनस हटा, Cl माइनस आया, एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल में रिप्लेस किया, व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनमें ये जो दोनों स्टेप हैं, जिसमें स्टेप 2 जहां न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि ये वाला स्टेप है। जब तक कार्बोकेटायन बनेगा नहीं, क्या प्रोडक्ट बनेगा? Cl माइनस कुछ नहीं कर सकता है। ये रिएक्शन तब तक नहीं हो सकती जब तक कि बॉन्ड ब्रेक नहीं हो। इसलिए इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के बनने की रेट सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है? इसके खुद पे ही। चाहे आप ये कितना भी डाल दो, इसके बॉन्ड ब्रेकिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट जितना अच्छा होगा, जिसमें जितने ज्यादा दानवीर होंगे, उतनी आसानी से उसमें बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि उतनी आसानी से उसमें पोलैरिटी आएगी। और इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन वन मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बनने वाला प्रोडक्ट प्लस माइनस होता है, मतलब वो कैसा होता है? रेसमिक मिक्सचर। इट विल बी रेसमिक मिक्सचर। वो कैसा होगा? रेसमिक मिक्सचर है, समझे? अदरवाइज नहीं। तो ये रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। सो मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में सारे डिफरेंस क्लियर हो जाते हैं कि यहाँ पोलैरिटी होना चाहिए, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट बनने के बाद अब इंटरमीडिएट क्यों बनेगा? देखो ये बॉन्ड तभी टूटेगा जब मीडियम पोलर होगा। सो SN1 रिएक्शन के लिए पोलर मीडियम की ज़रूरत है। और ये जो कार्बन पे प्लस चार्ज है, इसको 3D में आपको इमेजिन करना पड़ेगा। इफ़ यू इमेजिन दिस इन 3D, बट हर बार आपका प्रोडक्ट रेसमिक होगा ऐसा मत सोचना। योर रिएक्टेंट शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। मान लो अगर यहाँ पे मैं मिथाइल 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 लगा दूँ तो वो होगा तो 3 डिग्री अल्कोहल, बनने वाला प्रोडक्ट होगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइन, लेकिन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो प्रोडक्ट में रेसमिक बनेगा कहाँ से? रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसमें कायरल कार्बन होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज बनेगी, तो ही आपका बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा और रेसमिक बनेगा। अब SN2 कौन देगा? वो सारे रिएक्टेंट जिनमें क्लीवेज ऑफ बॉन्ड इजीली नहीं हो सकता। ठीक है, अब बॉन्ड क्लीवेज क्यों नहीं हो रहा है? ये नहीं टूट रहा है, तो इसका बॉन्ड क्लीवेज किस पे डिपेंड करता है? पोलैरिटी पे। पोलैरिटी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा। जब तक इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो पोलैरिटी आएगी कहाँ से? सो ऑर्डर ऑफ SN2 जो हमने लिखा है वो है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। जब कंपेयर करके देखो, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल एंड दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल में 3 मिथाइल ग्रुप हैं इलेक्ट्रॉनों को देने वाले, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, और ये डायरेक्ट इसी को दे रहे हैं। यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप है इसको देने वाले, यहाँ एक ही मिथाइल ग्रुप है। यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का सपोर्ट बहुत कम है। जब इलेक्ट्रॉन कम आएंगे तो पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस बहुत ही कम होगा। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लीव दिस बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, जिससे यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आएगा ही नहीं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लीव दिस बॉन्ड। तो ये जो है 1 डिग्री अल्कोहल, ये SN1 देने के बजाय क्या देगा? SN2। मतलब ये बॉन्ड टूटता तो है बट चार्ज की वजह से नहीं टूट रहा। तो फिर ये कैसे टूट रहा है? अभी देखो, इसको इमेजिन करो थोड़ा सा सीन, अगर कि क्लासरूम में बेंच पे 3 लोग बैठे हैं, ठीक है, अभी 3 आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं, पूरी क्लास भरी हुई है, क्लास में कोई, ध्यान से समझना तो SN2 का केस समझ में आएगा। पूरी क्लास भरी हुई है, एक एक बेंच पे 3-3 लोग बैठकर पढ़ रहे हैं। अभी एक स्टूडेंट आता है क्लास में, वो लेट आया, जैसे ही आता है तो देखता है कि क्लास पूरी भरी हुई जगह नहीं है, लेकिन उसको बैठ के पढ़ना है, तो वो क्या करेगा? अगर वो बच्चा बहुत दमदार है, दमदार का मतलब उसकी क्लास में बहुत वो है, तो वो क्या करेगा? वो ऐसी बेंच को चूज़ करेगा जहाँ कोई कमज़ोर बैठा हो, उसको उठा देगा और वो खुद बैठ जाएगा।
ये हुई दादागिरी वाला काम। ये कहाँ होता है? SN1 में। OH को हटाया, Cl बैठ गया, आया समझ में आ रहा है? लेकिन SN2 में क्या होता है कि ये बेंच है और यहाँ 3 आदमी बैठे हैं, पूरी बेंच फुल है। अब इसने क्या करा, कोई सी भी एक बेंच देख के छोटे से कॉर्नर पर बैठ गया। तो अभी इसकी स्थिति कैसी है? 3 लोग बैठे हुए थे, इसने थोड़ा सा अपना वहाँ पे जगह कोना कोई भी ढूंढ के चिपक गया मुझ में, और धीरे धीरे उसको डल्ला मारना शुरू किया। जैसे जैसे वो पुश करते रहेगा मुझ में, अभी देखो क्या हो रहा है, ये पूरा यहाँ नहीं, अब जैसे ही ये बैठा, ये भाई साहब थोड़ा आधा बाहर आ गए, ठीक है। अभी भी बेंच पे 3 ही आदमी बैठे हैं, दिख तो हमको रहे 4, तो बैठे 3 ही हैं। आधा ये बैठा है और आधा ये बैठा है समझ में। और ये जो भाई साहब है, ये कंटिन्यू इसको धक्का देते रहेंगे समझ में, धीरे 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 धीरे, मतलब उनका पूरा कोशिश चलते रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा ये भाई साहब बाहर समझ में, और इस बेंच पे ये जो नया पर्सन है ये अंदर आ जाएगा और ये बाहर हो गया। तो पहला इसको पता होना चाहिए कि मैं किसे पुश कर सकता हूं और किसको गिरा सकता हूं। मान लो यहाँ बहुत भारी आदमी बैठा होता, नहीं, मतलब उसे बैक साइड से अटैक करना है, इसे बोलते हैं बैक साइड अटैक, कि वो ऐसा रास्ता ढूंढता है, ठीक है, जहाँ वो बैठ सकता है और भी पुश कर करके सामने वाले को रिमूव कर सकता है, ठीक है। तो एक अटैकिंग ग्रुप हुआ और एक लिविंग ग्रुप हुआ, एक आने वाला और एक जाने वाला। OH माइनस लिविंग ग्रुप है, Cl माइनस अटैकिंग ग्रुप है, बट यहाँ कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं आता, ये हमेशा बैक साइड अटैक करेगा। एक टाइम पे ऐसा दिख रहा है हमें कि इस बेंच पे 4 लोग बैठे हैं, बट ऐसा है नहीं। ठीक ऐसा ही SN2 में होता है कि एक टाइम पे ऐसा दिखता है कि कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई है, बट 5 होती नहीं। दिस इज नोन एज इंटरमीडिएट स्टेज, वो कहलाती है इंटरमीडिएट स्टेज। सो 1 डिग्री उनमें, अभी इसको मैं SN1 SN2 के ऑर्डर में अरेंज करने को बोलूँ तो SN1 का ऑर्डर होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मतलब दिस, और SN2 का ऑर्डर का 1, मतलब क्या, देखो ये भी SN1 SN2 दे सकता है। बोले ये क्यों देगा सर? किसी और कंडीशन में मीडियम नॉन पोलर हो, जब मीडियम में नॉन, अगर मैं इसको अल्कोहल में, मतलब उसमें बेंजीन में डाल दूं, ईथर में डाल दूं, तो इसमें प्लस माइनस चार्ज आएगा ही नहीं ना, तब इसको क्या देना पड़ेगा? SN2। मतलब जो वो सारे रिएक्टेंट जो SN1 देते हैं वो SN2 भी दे सकते हैं, और जो SN2 देते हैं वो SN1 भी दे सकते हैं। हम मीडियम को चेंज करके ऐसा काम करवा सकते हैं उसमें। इसलिए स्ट्रिक्ट नहीं रहना है कि नहीं सर ने तो पढ़ाया था कि ये तो सिर्फ SN1 ही देता है, अरे भाई ये SN2 भी दे सकता है, ठीक है। मतलब ये SN2 देता है तो SN1 भी दे सकता है, लेकिन स्लो रेट से देगा। और अगर ये SN1 देता है तो SN2 भी देगा, लेकिन स्लो रेट से देगा। इसकी रेट क्या होगी? स्लो होगी। सो कम टू द मैकेनिज्म, हम मैकेनिज्म पे आते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल के साथ में एक मैकेनिज्म वाला पार्ट देखते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, when this ethyl alcohol is reacted with Lucas reagent LR का मतलब हो गया मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है। तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो हो जाता है CH3 CH2Cl प्लस H2। अब ये रिएक्शन कैसे हुई, उसका मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में ध्यान से देखें तो ये जो C है इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, H OH CH3। जो इथाइल अल्कोहल है उसे ऐसा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि ये OH है, ठीक है, ये H और ये CH3। स्टेप 1 में क्या होगा, ठीक है, अब ये एक ही स्टेप है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। मैंने 5 डिफरेंस पढ़ाए हैं, ध्यान से सुनना है मेरे स्टेटमेंट को, सभी लोगों को लिखना है। डिफरेंस में एक 6th डिफरेंस इंक्रीज करोगे जो सबसे ऊपर आएगा, मतलब उसका ऑर्डर चेंज करोगे। SN1 रिएक्शन ऑलवेज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप, SN2 रिएक्शन ऑलवेज कंप्लीटेड इन ओनली इन 1 स्टेप, एक ही स्टेप में पूरी हो जाती है,
SN1 दो स्टेप में होती है। पहली स्टेप में बॉन्ड टूटता है, कार्बोकेटाइन बनता है। जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। दो स्टेप में होती है। SN2 एक ही स्टेप में पूरी हो जाती है। ये दिखती 2 स्टेप है लेकिन है नहीं, ठीक है। तो हो क्या रहा देखो, अभी इधर हाइड्रोजन, इधर CH3, इसको OH को हटाना है। उन्हें पता है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ मैं पीछे से अटैक कर सकता हूँ। सो बैक साइड अटैक ऑफ Cl-, बैक साइड अटैक। सो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, H CH3 Cl। अभी ऐसा दिख रहा है कि कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, 1 2 3 4 5, लेकिन 5 नहीं है। 1 2 3 हाफ प्लस हाफ 1, तो 4। जैसे ही Cl आ गया मुझ में, तो बेंच पे से आधा ये भाई साहब बाहर हो गया और ये आधे अंदर आ गए हैं। तो उनका बॉन्ड, मतलब इसने क्या करा, पार्शियल बॉन्ड इसने बना लिया और इसका पार्शियल बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। दिस इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे इसे, अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, इस ट्रांजिशन स्टेट से आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। OH बाहर हो जाएगा और डायरेक्टली यू विल गेट योर प्रोडक्ट। तो बुक्स में क्या होता है, एक ही स्टेप लिखी जाती है। ये ट्रांजिशन स्टेप कोई स्टेप नहीं है, क्योंकि देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इन नेचर। आप इसको आइसोलेट नहीं कर सकते कि मेरे पास टेस्ट ट्यूब में ट्रांजिशन स्टेट है। ये समझाने के लिए बनाई गई है ट्रांजिशन स्टेट। ऐसा होता है लेकिन ये आइसोलेटेबल नहीं है, ठीक है। आप इसके ऊपर परफॉर्म नहीं, इसको प्रैक्टिकली डिटेक्ट नहीं कर। हाँ, कैसे हमने कंफर्म किया कि अगर मेरा रिएक्टेंट अगर लीवो रोटेटरी है तो प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो है, अगर रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो है तो प्रोडक्ट लीवो है। क्यों हो रहा है इन्वर्जन, क्योंकि पीछे से आ रहा है, एग्जैक्टली बैक साइड से ही अटैक करेगा। तो यहाँ बैक साइड अटैक होता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, ठीक है। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोटाइन, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पर जब तक वो बैक साइड अटैक करेगा नहीं तब तक प्रोडक्ट बनेगा नहीं। मतलब प्रोडक्ट के बनने की रेट रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों पे डिपेंड करती है, इसलिए इसे कहते हैं SN2। ये दोनों पे डिपेंडेंट है ना, इस पे भी डिपेंडेंट है और इस पे भी डिपेंडेंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज SN2 रिएक्शन। ऐसे क्या लेंगे, SN2। क्लियर है। तो ये आपका बन गया मैकेनिज्म ऑफ SN2। यहाँ मैकेनिज्म ऑफ SN1 है, यहाँ मैकेनिज्म ऑफ SN2 है। मैकेनिज्म कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्लस कुछ अच्छे क्वेश्चन बोर्ड प्रीवियस ईयर के सॉल्व करने के लिए, स्टेटमेंट एग्जाम्पलर के लिए, उनके लिए ज़रूरी है। इसका NCERT एक्सरसाइज से इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं है, हाँ, बट जो क्वेश्चन ऐसा मैंने बोर्ड पर लिखा है ये वाला, ऐसे क्वेश्चन आपको इन टेक्स्ट में और एक्सरसाइज में दोनों मिलेंगे कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 एंड SN2। इनको SN1 और SN2 पे अरेंज करो उनमें। तो ऐसे क्वेश्चन में अभी कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन में लिखवा भी रहा हूँ, वहाँ कार्बोकेटायन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो 2-3 क्वेश्चन में अभी कराने वाला हूँ, यानी इनके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन ये पूरा लिखना है। उसके बाद इसके नीचे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने के बाद इमीडिएटली आप लोगों को एक्सरसाइज पे जाना है और एक्सरसाइज में SN1 SN2 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो इनके नीचे हाथों हाथ लिख लेना है, सॉल्व करना है उनमें। ये सबको ध्यान रखना है क्योंकि एक क्वेश्चन इसके ऊपर निश्चित आता ही आता है, अरेंज करने वाला उनमें। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसको लिख लो बेटा। नाउ कम टू दी क्वेश्चन बेस्ड ऑन SN1 एंड SN2। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो होते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, कि इनको SN1 और SN2 के ऑर्डर में अरेंज करो। जनरली स्टूडेंट्स के माइंड में अभी तक जो पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग कार्बोकेटायन सेट हो जाता है कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बोकेटायन देखा, क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड होगा। लेकिन सारा खेल वहाँ पर नहीं ख़त्म, सिर्फ 3 to 1 याद करने से SN1 SN2 पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे। तो कैसे नहीं होंगे, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ वो लिखो, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट, अरेंज ऑल दी स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ, अरेंज ऑल दी स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ
C4H9Cl, C4H9Cl in decreasing order of SN1 and SN2. इसके जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं उनको SN1 में भी अरेंज करना है और इनको SN2 में भी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज ठीक है, दैट इज फिनाइल क्लोरोफिनाइल मीथेन, डाइफिनाइल ट्राइफिनाइल एंड ट्राइमिथाइल क्लोरोमीथेन। ट्राइफिनाइल क्लोरोमीथेन, डाइफिनाइल क्लोरोमीथेन, ठीक है, मोनोफिनाइल क्लोरोमीथेन, इन चारों को SN1 और SN2 के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ ब्यूटेन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 and SN2, SN1 and SN2। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इनका तरीका क्या है? इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में पूछ सकते हैं आपको बना बना के, जैसे ये दे दिया, ये हो गया एन ब्यूटाइल क्लोराइड, सेक ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड टर्ड ब्यूटाइल। तो ये फिगर के फॉर्म में भी दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डिग्री से क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत है। SN1 का ऑर्डर है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। SN2 का ऑर्डर है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं नंबर देता हूँ 1, ये इसको मैं ABCD के नाम से देता हूँ, A, B, C और D। ओके, तो SN1 का आंसर क्या आएगा इसका? सबसे पहले आएगा C, C के बाद में B, क्योंकि B कौन है? 2 डिग्री। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है भाई, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ कार्बन है ना, उससे एक ही कार्बन जुड़ा है। जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है उससे एक ही कार्बन, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। बट यहाँ दान ज़्यादा आ रहा है, यहाँ दान कम आ रहा है।
यहाँ क्लीवेज आसानी से होगा, यहाँ क्लीवेज आसानी से नहीं होगा। क्यों? सर यहाँ पर डायरेक्टली वो देखो ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, और फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है में, तो ये वही हो गया ना कि भाई नरेंद्र मोदी ने 1000 करोड़ भेजे मोदी में। देखिए एक योजना निकाली, रोजगार योजना, 1000 करोड़ दी है मोदी में कि प्रत्येक व्यक्ति जो है बेरोजगार को 10,000 रुपया महीना मिलेगा। फाइनली इतना फंड पहुंचा कि 10 रुपया महीना तो जा रहा है। तो बीच में क्या हुआ कि चेन बहुत लंबी थी मोदी में। लेकिन अगर वहीं से क्या होगा कि भाई सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा रूल निकाले कि डायरेक्ट खाते में ही आए उनमें, तो उसमें बीच वालों का रोल ख़त्म हो गया उनमें। ये वैसा ही है डायरेक्ट बेनिफिट योजना, ठीक है, वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र जो होता है ना, आजकल एलपीजी सब्सिडी भी पहले कैसे आती तो घूम फिर के आती थी, ये यहाँ पर आ रही। तो सी बी के बाद क्या आ जाएगा? डी, और फिर आ जाएगा ए। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1। SN1 बन जाए तो फिर कुछ नहीं करना है, SN2 में पूरा उल्टा कर दो। मतलब क्या? A D B C, दिस इज द आंसर ऑफ SN2। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ मजा आएगा। सबसे इंटरेस्टिंग ये है, जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है उससे एक कार्बन जुड़ा है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री। अब 2 3 डिग्री यहाँ पर हैं, तो SN1 क्या है, दोनों बराबर देंगे तो क्या है, ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे इंटरेस्टिंग लिखे हुए तुमको। मान लो ये A है, ये B, तो JE वाले ऐसे ही खेलते हैं, C और ये D, तो बोलेंगे C इक्वल टू D, कि SN1 में C और D दोनों बराबर, दोनों SN1 दे रहे हैं। लेकिन SN1 फास्ट कौन देगा? यहाँ आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, जिसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। सिर्फ डिग्री से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी नहीं देखी जाती। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। किस पे डिपेंड करती है? तो ये रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन क्या है वो देखो। जिस कार्बन पे जैसे ये बॉन्ड टूटेगा ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन ये 3 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री फिनाइल, और यहाँ 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। यस और नो? बोलो भाई। तो जैसे ये जो प्लस चार्ज होगा, मतलब स्टेबिलिटी का मैं अगर ऑर्डर बनाऊँ, ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, तो जिनके माइंड में ये सेट होता है कि सिर्फ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो डिग्री से स्टेबिलिटी डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड करती है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन पे। डी लोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज, ये चार्ज क्या होना चाहिए? डी लोकेलाइज होना चाहिए। देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, PH3C+, ऐसा लिख दूँ, ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, हाईली स्टेबल होता है देन डाइफिनाइल कार्बोकेटाइन विच इज हाई मोर स्टेबल। फिर आएगा आपका ट्राईमिथाइल कार्बोकेटाइन, एंड आफ्टर दैट आएगा आपका फिनाइल कार्बोकेटाइन। फिर फिनाइल कार्बोकेटाइन के बाद आता है C डबल बॉन्ड C प्लस, विच इज योर अलाइल कार्बोकेटाइन। अलाइल कार्बोकेटाइन के बाद आता है डाई मिथाइल कार्बोकेटाइन, यानी 2 डिग्री। अलाइल और आगे आ गया 2 डिग्री से भी। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ट्राईफिनाइल, डाइफिनाइल, ट्राईमिथाइल, फिनाइल, अलाइल और डाइमिथाइल, ये ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ डीलोकेलाइजेशन कैसे होता है कि ये जो प्लस है ये यहाँ अंदर भी घूमेगा, ये प्लस इसके अंदर भी घूमेगा, और ये प्लस इसके अंदर भी घूमेगा। 11th क्लास का थोड़ा सा हाइपर कॉन्जुगेशन अगर याद हो तो हमने पढ़ा है कि जिस कार्बन पे प्लस चार्ज होता है उससे जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, उससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। वैसे ही यहाँ प्लस में क्या है? रेजोनेंस है। रेजोनेंस, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। यहाँ सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, फिर यहाँ बन रही है, उसके बाद यहाँ है, फिर यहाँ है।
ये आपको हेल्प करेगा SN1 का ऑर्डर अरेंज करने में। सो SN1 का ऑर्डर क्या आएगा? अच्छा देखो, सबसे पहले आएगा C के बाद B के बाद D और D के बाद A, और SN2 में क्या हो जाएगा? इसका पूरा उल्टा, मतलब पहले आ जाएगा A, फिर आ जाएगा D, फिर आ जाएगा B, फिर आ जाएगा C। दिस इज द ऑर्डर फॉर SN1 एंड SN2। क्वेश्चन नंबर 3। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ बता देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। थर्ड क्वेश्चन में हमने ब्यूटेन लिया है, सब में कार्बन की चेन सेम है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? हेलोजन। फ्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन और आयोडोब्यूटेन। और फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाते वक्त मैंने कहा था कि जरा ध्यान से समझना, आयोडीन की साइज, इसलिए उसका बॉन्ड क्या होता है? बहुत वीक होता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए इसको तोड़ना बहुत, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम है। जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा वो क्या देगा? SN1। तो नाम दे दो इसको ABCD। तो SN1 का आंसर क्या हो जाएगा? DCBA। और SN2 का ठीक है ABCD, ये हो जाएगा SN2 का। तो जो SN1 दे रहे हैं वो SN2 भी देते हैं। ये सैंपल हैं, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल इन टेक्स्ट में दिया है, इससे मिलता जुलता, सेम नहीं है, इससे मिलता जुलता वो एग्जाम्पल नहीं किया, और एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन का एक सेट दिया है, वो ठीक इन सॉल्यूशन के नीचे होना चाहिए। तो SN1 SN2 से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम, और अगर आप सबके पास बोर्ड प्रीवियसर हो, उसमें जहाँ जहाँ ऐसा क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन SN1 SN2 दे रहा है, अरेंज करो, वो सारे एक साथ लिख लेना, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का और बोर्ड का पसंदीदा एरिया है। इससे आपका पूरा मैकेनिज्म का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी हम फिनिश कर सकते थे, बट उसको यहाँ पर इसलिए इलोबरेट कर लिया है कि आने वाले चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं जाए। सो ये पूरे सॉल्यूशन को लिखना है, उसके बाद NCERT की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है उन्हीं में, ठीक है, इसको कंप्लीट